नमस्कार डियर स्टूडेंट। आप कैसे हैं? ठीक होंगे? अच्छी बात है। तो चलिए, एमबीएस ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हम कक्षा 11 चित्रकला के पिछले वीडियो में प्रागैतिहासिककालीन चित्रकला के बारे में बात कर रहे थे और ये एनसीईआरटी के द्वारा दिया गया हमारा नया सिलेबस है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, बार बार पढ़िएगा, इसे समझ में आएगा। चिंता मत करिए, मैं आपके साथ हूँ। पिछले वीडियो में हमने प्रागैतिहासिक काल के बारे में बात कर रहे थे। यह अध्याय हमारा बाकी है, आगे की बात करते हैं आज हम। तो आपने देखा होगा भीमबेटका तक हमने पढ़ा था। आदिकालीन मनुष्य वह किस प्रकार से रहता था, क्या करता था, क्या उनकी दिनचर्या थी, ये सब बातें हमने की हैं। तो चलिए आगे की बात करते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा था भीमबेटका की गुफाओं की खोज 1957 व 58 में एबी वाकणकर द्वारा की गई थी और बाद में उनके अन्य अनुसंधानकर्ता ने भी उनका अनुसरण किया था। वाकणकर ने इन चित्रों का अध्ययन करने के लिए वर्षों तक इन दुर्गम पहाड़ियों और जंगलों का सर्वेक्षण किया। यहाँ पाए गए चित्रों के विषय अनेक प्रकार के हैं। इनमें उस समय की रोजमर्रा की जिंदगी घटनाओं के अलावा धार्मिक एवं भव्य दृश्य भी चित्रित किए गए, जिनमें शिकार, नृत्य, संगीत, हाथी घोड़ों की सवारी, जानवरों की लड़ाई, शहद इकट्ठा करने, शरीर सज्जा, छंदवेश, मुखौटा लगाने जैसी अनेकानेक घरेलू गतिविधियों के चित्र भी शामिल हैं। भीमबेटका की शैल कला को शैली, तकनीकी और आधार के अनुसार कई श्रेणियों में बांटा गया है। रेखा चित्रों तथा चित्रकारियों को 7 कालावधियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो भीमबेटका कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की थी? विष्णुधर वाकणकर नाम है इनका पूरा। 1957 और 58 में की थी। लगभग यहाँ 800 शिलाश्रय पाए गए, जिनमें 500 गुफाओं में चित्रे पाए गए हैं। कहा जाता है भीमबेटका के गुफा चित्रों को 7 कालावधियों में बांटा जाता है। तो देखते हैं हम कौन कौन सी वो 7 कालावधियाँ हैं। पहला काल है उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण युग। दूसरा मध्य पाषाण युग। तीसरा ताम्र पाषाण युग। इन 3 कालावधियों के बाद एक 4 ऐतिहासिक कालावधियाँ आती है, लेकिन यहाँ हम पहले इन 3 कालों का ही विवेचन करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं उत्तर पाषाण काल में क्या था। उत्तर पाषाण युग को अपर पैलियोलिथिक पीरियड भी कहा जाता है। उत्तर पाषाण युग के चित्र हरी और गहरी लाल रेखाओं से बनाए गए हैं। इनमें से कुछ छड़ी जैसी पतली मानव आकृतियाँ चित्रित की गई है, लेकिन अधिकांश चित्र बड़े बड़े जानवरों जैसे भैंसे, हाथियों, घोड़ों, गैंडों, सुअरों के हैं। कुछ चित्र धवन चित्र है, यानी जल रंग, वॉश पेंटिंग। देखिए नाम लिखा आ गया वॉश पेंटिंग, वॉश जल को कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन अधिकांश चित्र ज्यामितीय आकृतियों से भरे हुए हैं। ऐसे चित्रों का शिकारियों से कोई संबंध नहीं दिखाया गया है। हरे चित्र नर्तकों के और लाल चित्र शिकारियों के बने हैं। तो उत्तर पाषाण काल में किस प्रकार के चित्र बने हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। तो चलिए देखते हैं। तो उत्तर पाषाण काल में सीधी सी बात है, आपको पूछा जा सकता है किन जानवरों के चित्र बनाए गए, तो आप क्या कहेंगे? भैंसा, हाथियों, बाघों, गेंडों, सुअरों और धवन चित्र यानी वॉश पेंटिंग के माध्यम से ज्यामितीय आकृतियों में बनाए गए हैं। लाल और ग्रीन कलरों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, नॉर्मल सी बात है। फिर है मध्य पाषाण युग, मेसोलिथिक पीरियड। दूसरी कालावधि यानी मध्य पाषाण युग के चित्रों की संख्या सबसे अधिक है। इस समय के चित्र सर्वाधिक पाए गए। इस अवधि के दौरान विश्व की संख्या कई गुना बढ़ गई, मगर चित्रों का आकार छोटा हो गया। शिकार के दृश्यों को प्रमुखता मिल गई।
शिकार के दृश्यों में लोगों को समूह बनाकर कांटेदार भाले, नोकदार डंडे, तीर कमान लेकर जानवरों का शिकार करते हुए दिखाया गया है। कुछ चित्रों में आदि मानवों को जाल, फंदे लेकर या गड्ढे आदि खोदकर जानवरों को पकड़ने की कोशिशें करते हुए दिखाया गया है। शिकारियों को साधारण कपड़े और गहने पहने हुए चित्रित किया गया है। कुछ चित्रों में मनुष्यों को सुंदर कपड़ों से सजा हुआ और कुछ में मुखौटे पहने हुए दर्शाया गया है। कुछ चित्रों में हाथी, जंगली सांड, बाघ, शेर, सूअर, बारहसिंगा, हिरन, तेंदुआ, चीता, गेंडा, मछली, मेंढक, छिपकली, गिलहरी जैसे छोटे बड़े जानवरों और पक्षियों को भी चित्रित किया गया है। तो मित्रों, मध्य पाषाण युग में किस प्रकार के चित्र पाए गए, उत्तर पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में अंतर क्या है, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है ना, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, वही जानवर उसमें बने हैं और वही इसी में चित्रांकन हुआ है। ठीक है ना, तो आगे बात करते हैं। कुछ चित्रों में हाथी, जंगली सांड, बाघ, शेर, सूअर, बारहसिंगा, हिरन, तेंदुआ, चीता, गेंडा, मछली, मेंढक, छिपकली, गिलहरी जैसे छोटे बड़े जानवरों और पक्षियों को चित्रित किया गया है। मध्य पाषाण काल के कलाकार जानवरों को चित्रित करना अधिक पसंद करते थे। कुछ चित्रों में जानवरों को मनुष्यों का पीछा करते हुए दिखाया गया है। कुछ और चित्रों में मनुष्यों द्वारा जानवरों का पीछा करके शिकार करते हुए दिखाया गया है। कुछ जानवरों चित्रों में विशेष रूप से शिकार के दृश्यों में मनुष्यों को जानवरों से डरते हुए दिखाया गया, लेकिन बहुत से चित्रों में मनुष्यों को जानवरों के प्रति प्यार और सौहार्द का भाव प्रदर्शित करते हुए चित्रित किया गया। ये बात नोट करने वाली है। यहाँ पर एक अलग है जानवरों के प्रति प्यार और सौहार्द का भाव। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, कि उस समय जंगल में काफ़ी खूंखार जानवर भी थे, लेकिन सरल प्रवृत्ति के जानवर भी थे। तो खूंखार जानवरों को ये मारते थे, सरल प्रवृत्ति के जैसे गाय, घोड़ा, बैल ये हैं, इनको ये पालते भी थे, इसीलिए जानवरों से प्रेम भी ये करते थे। यद्यपि जानवरों को प्राकृतिक अवस्था में ही चित्रित किया गया, मगर मनुष्यों को साज सज्जा के साथ सुरुचिपूर्ण रीति से प्रस्तुत किया गया और स्त्रियों को निवस्त्र और वस्त्र दोनों ही रूपों में चित्रित किया गया। उस समय वस्त्र नहीं थे, बहुत कम थे, इसीलिए निवस्त्र और वस्त्र दोनों ही रूपों में चित्रित किया गया है। इन चित्रों में बूढ़े व जवान सभी के समान रूप से स्थान दिया गया है। बच्चों को दौड़ते, भागते, उछलते, कूदते, खेलते हुए दर्शाया गया है। सामूहिक नृत्य इन चित्रों का आम विषय रहा है, परंतु ऐसे ही चित्र जिनमें लोगों को, तो देखिए ये चित्र देखिए, ये चित्र आपको चट्टान है, ये इस चट्टान पे किसका चित्र मिल रहा है डियर स्टूडेंट, एक घोड़ा है। इसमें यहाँ पर एक घोड़ा बनाया गया है, ये घोड़ा चित्रित किया गया है। तो देखिए इन्हें, ये पालतू जानवर थे इनके, और इन पालतू जानवरों को ये पालते भी थे, प्रेम भी करते थे, और कुछ ऐसे भी जानवर थे जिनको ये मारते भी थे। तो ये घोड़ा है, भागता हुआ घोड़ा यहाँ पर चित्रित किया गया है। तो ये शिलाएं ही हमें आज ज्ञान प्रदान करती है कि आदि मानव कैसा था, वो किस प्रकार का चित्रांकन करता था। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं। ये भीमबेटका का चित्र है, जिनमें लोगों को पेड़ों से फल या शहद इकट्ठा करते हुए और स्त्रियों को अनाज पीसते हुए और खाना बनाते हुए दिखाया गया है। कुछ शैल चित्रों में मनुष्यों, स्त्री और बच्चों को एक साथ दिखाया गया है, मानो वे एक ही परिवार के सदस्य हो। अनेक शिलाश्रयों में हम हाथ और मुट्ठी की छाप पाते हैं, हाथ का छापा, मुट्ठी का छापा भी मिलता है। कुछ में अंगुली के सिरों से बने निशान। भीमबेटका के कलाकार अनेक रंगों का प्रयोग करते थे, जिनमें काला, पीला, लाल, बैंगनी, भूरा, हरा, सफ़ेद रंगों की विभिन्न रंगतें शामिल थी, लेकिन सफ़ेद और लाल उनके अधिक पसंदीदा रंगे थे। रंग और रंजक द्रव्य विभिन्न चट्टानों तथा खनिजों को कूटकर पीसकर तैयार किए जाते थे। लाल रंग हिरमच जिसे गेरू भी कहा जाता था। हरा रंग कैल्सेडोनी नामक पत्थर की हरी किस्म से तैयार किया जाता था, तथा सफ़ेद रंग संभवतः
चूना पत्थर से बनाया जाता था। रंग बनाने के लिए पहले एक खनिज की चट्टान के टुकड़ों को कूट पीस कर पाउडर जैसा बना लिया जाता था। फिर उसमें कुछ पानी और गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ जैसे कि जानवरों की चर्बी या पेड़ों से निकला गया गोंद या राल मिलाया जाता था। इसीलिए ये रंग आज भी वैसे के वैसे ही है, टिकाऊ रंग है। इस प्रकार रंग तैयार हो जाने के बाद उससे पेड़ की पतली रेशेदार टहनियों से बने ब्रश का प्रयोग करते हुए चित्र आदि बनाए जाते थे। आश्चर्य की बात तो यह है कि हजारों साल पहले बनाए गए इन चित्रों में रंग हवा पानी की मार झेलने के बाद भी आज ये वैसे के वैसे बरकरार है। तो ये बात देखने वाली है, समझने वाली है कि हजारों सालों के बाद खुले जंगल खुले आसमान के नीचे पड़ी ये चट्टानें आज भी वैसी ही सुंदर दिखाई दे रही है। अब सुन रहे हैं क्योंकि चट्टानों की सतह पर जो ऑक्साइड मौजूद थे, यानी वो चट्टानों पर पीसते थे, जो ऑक्साइड मौजूद थे उनके साथ इन रंगों को रासायनिक प्रतिक्रिया ने उन्हें स्थायी बना दिया है। तो रासायनिक प्रतिक्रिया होने के कारण ये रंग क्या है, स्थायी हो गए हैं। यहाँ कलाकारों ने अपने चित्र इन शिलाश्रयों के सतही दीवारों और भीतरी छतों पर बनाए। कुछ चित्रों में ऐसी गुफाएं या शिलाश्रय मिले हैं जहाँ लोग रहते थे, लेकिन कुछ चित्र ऐसी जगहों से भी मिले हैं जहाँ शायद लोग कभी रहे ही नहीं होंगे। संभवतः इन स्थानों का कोई धार्मिक महत्व रहा होगा। शिलाश्रयों में पाए गए कुछ अत्यंत सुंदर चित्र बहुत ऊंचे स्थान पर शिलाश्रय की छत के पास से बने हुए हैं। तो इस प्रकार की शिलाएं थी। तो देखिए आगे क्या कहता है कि प्रश्न उठता है कि आदिकालीन मानव चट्टानों में ऐसे असुविधाजनक स्थानों पर ये चित्र क्यों बनाए। शायद ये चित्र बहुत दूर से लोगों के ध्यान को आकर्षित करने के लिए ऊंचाई पर बनाए गए होंगे। ये चित्र हालांकि बहुत पुराने जमाने के हैं, पर इनमें चित्रात्मक गुणों व विशेषताओं की कोई कमी नहीं है। कार्य करने की प्रतिकूल परिस्थितियों, औजारों, सामग्रियों आदि की कमी होते हुए भी इन चित्रों में तत्कालीन पर्यावरण के सामान्य दृश्य आकर्षक रूप से प्रस्तुत किए गए हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय के लोग बहुत साहसी थे और अपने जीवन का आनंद ले रहे थे। पशुओं को तो वास्तविकता से वे अधिक तगड़ा और रौबदार दिखाया गया है। बहुत मजबूत पशु यहाँ पर बनाए गए हैं। तो देखने वाली बात यह है कि इन लोगों में इतनी समझ कहाँ से आई, क्या आवश्यकता थी इनको ये ऐसी इसी प्रकार के चित्रे बनाने की। यह प्रतीत होता है कि आदिकालीन कलाकारों में कहानी कहने सुनने की गहरी रुचि थी। इन चित्रों में बड़े ही नाटकीय रूप से मनुष्य और जानवरों को स्वयं को जीवित रखने के लिए संघर्षरत दिखाया गया। एक दृश्य में कुछ लोग ये देखिए कितना अच्छा शिकार का दृश्य है। इस चित्र को आप ध्यान से देखिए। ये घोड़े बनाए गए हैं, घोड़ों पर सवार है, एक दूसरे से युद्ध कर रहे हैं और शिकार यानी सामने जो जानवर खड़े हैं उनका शिकार कर रहे हैं। तो बड़ी ही रोचक कहानियाँ इन चित्रों को देखने से प्राप्त होती है। मध्य पाषाण युग के चित्रों में शिकार के दृश्य बहुतायत से पाए जाते हैं। अभी हम मध्यकाल का अध्ययन कर रहे हैं मित्रों। मध्यकाल के युग में चित्रकारों में शिकार के दृश्य बहुतायत से पाए जाते हैं। यहाँ ऐसा ही एक दृश्य है जिसमें लोगों का एक समूह भैंसे को मारते हुए दिखाया गया। कुछ घायल व्यक्तियों को इधर उधर पड़ा दर्शाया गया है। ये चित्र अंकन की कला में श्रेष्ठता का प्रदर्शन करता है। तो बड़े ही अच्छे चित्र इस समय इस मानव के द्वारा बनाए गए थे। नीचे देखिए एक चित्र है नृत्य दृश्य का। ये देखिए ये मानव, हमने पीछे देखा था कि इन मानवों को पतली छड़ी के समान बनाया गया। तो ये देखिए मानव कैसे वैसे ही तो हैं। तो ये नृत्य कर रहे हैं। तो अपनी खुशी जानवरों को किसी खूंखार जानवर को मारकर ये खुशी प्रदर्शित करता था। तो इस प्रकार का दृश्य दिखता था। इस दृश्य में एक दूसरे का हाथ पकड़ नृत्य करती हुई आकृतियां दिखाई गई है। वस्तुतः यह एक ऐसा विषय है जिसे बार बार दोहराया गया। नृत्य का यह दृश्य हमें उत्तराखंड के लखुंडियार के पाषाण दृश्य की यादें दिलाता है। इससे पहले मैंने लखुंडियार का एक दृश्य देखा था ना, तो वहीं से हमें ये उसकी भी यादें दिलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जंगली सांड का शिकार करते हुए दिखाया गया और इस प्रक्रिया के दौरान कुछ लोग घायल होकर इधर उधर पड़े हैं। एक अन्य दृश्य में एक जानवर को
मौत की पीड़ा से तड़पते हुए दिखाया गया है। तो देखिए इंडेक्स में क्या दिया है, उस बात को भी हम पढ़ लेते हैं। आज भी अनेक आदिम जाति के लोग ऐसा व्यवहार करते हैं। वे जन्म, मृत्यु, वैश्यता, प्राप्ति और विवाह आदि से समय संपन्न की जाने वाली धार्मिक सामाजिक क्रियाओं को चट्टानों पर चित्रित और उत्तीर्ण करते हैं। आज भी हमारे देश में जातियाँ जनजातियाँ जो है इस प्रकार के कार्य करती है। वे शिकार हेतु जानवरों को आकर्षित करने के लिए मुखौटे पहनते थे। यानी जिस प्रकार से कि किसी भैंसे को मारना है तो भैंसे जैसा एक मुकुट अपने मुंह पर धारण कर लेते थे और वो भैंसा उसकी तरफ आकर्षित होता था और वो भैंसे को मार लेते थे। उन्हें मार डालने के बाद खुशी से नाचते और गाते थे, उल्लास मनाते थे। ठीक है ना। शिकारियों को खुशी से उसके चारों ओर नाचते हुए दिखाए गए ऐसे चित्रों में यह प्रकट होता है कि मनुष्यों ने जानवरों पर अधिकार रखने का भाव पैदा हो गया था। जहाँ अकेले जानवरों के चित्र बनाए हैं उनमें आदिकालीन कलाकार की उत्कृष्ट चित्रण कला का दृष्टिगोचर होती है। ऐसे चित्रों में रंग सामंजस्य और समानुपात दोनों का यथार्थ संतुलित मिश्रण दिखाई देता है। तो बड़े अच्छे चित्र है ये, तो इसके बारे में जानकारी हमें होनी चाहिए। एक दिलचस्प बात यह है कि सेल कला के अनेक स्थानों पर अक्सर नए पुराने चित्रों पर बनाए गए हैं। भीमबेटका के कुछ यानी एक दिलचस्प बात यह है कि सेल कला यानी पर्वत की शिलाओं में अनेक स्थानों पर अक्सर नए चित्र पुराने चित्रों पर बनाए गए। पहले से चित्र बनाए गए थे और उन्हीं चित्रों पर और चित्र बनाए गए। तो ये दिलचस्प बात है कि पहले किसी और मानव ने बनाए होंगे और फिर किसी और मानव ने भी वहाँ पर चित्र बनाए होंगे। तो ये बात क्या है, भीमबेटका में कुछ स्थानों पर चित्रों की 20 परतें तक चित्र पर चित्र जो एक दूसरे पर बनाए गए। यहाँ प्रश्न उठता है कि कलाकार एक ही स्थान पर बार बार चित्र क्यों बनाते थे। इसका एक कारण तो यह हो सकता है कि जब किसी कलाकार को अपनी रचना पसंद नहीं आती थी तो वह उस पर अपनी दूसरी रचना चित्रित कर लेता था। दूसरा कारण यह हो सकता है कि वे चित्र और स्थान पवित्र या विशिष्ट माने जाते थे और उन पर कलाकार बार बार चित्रण करते थे। यह भी संभव है कि भिन्न भिन्न पीढ़ियों के लोगों ने भिन्न भिन्न समय पर एक ही चित्र के चित्र बनाए थे। तो ये कारण हो सकता है उसका। आज विद्वान इसका अंदाजा लगाते हैं। इन प्राग ऐतिहासिक चित्रों में हमें तत्कालीन मनुष्यों, उनकी जीवन शैली, उनका खान पान, उनकी आदतें, उनकी दैनिक गतिविधियों और यहाँ तक कि उनके मन, मस्तिष्क तथा चिंतन को समझे जाने की सहायता मिलती है। आज यानी इन चित्रों से हमें क्या मिलता है, तो प्राग ऐतिहासिक चित्र हम तत्कालीन मनुष्य उस समय के जीवन कौशल उनका कैसा था, खान पान कैसा था, आदत, दैनिक गतिविधि, यहाँ तक कि उनके अनेक विषय, विशेष रूप से अनेक प्रकार के पत्थरों पर हथियार, औजार, मिट्टी के खिलौने और हड्डियों के टुकड़े मानव सभ्यता के विकास के मान साक्ष्य। तथापि उन सबसे अधिक महत्वपूर्ण तो ये शैल चित्र है जो आदिकालीन मानव हमारी अमूल्य धरोहर के रूप में हमारे लिए छोड़ कर गए हैं। तो मित्रों, मुझे तो आधुनिक मानव से अच्छे ये आदि मानव लग रहे हैं। वो तो जानवरों को मारते थे, वो भी खूंखार जानवरों को मारते थे, लेकिन आज तो इंसान को इंसान मार रहा है। तो कितना करप्शन आज बढ़ गया है इस आधुनिक मानव। आज तो विकास होना चाहिए था, लेकिन आज विकास के नाम पर धोखा हो रहा है, करप्शन बढ़ रहा है। बाहर निकलने का वक्त चला गया है। तो आप जानते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो मित्रों, आइए, हमने जाना है प्रागैतिहासिक काल के बारे में। इस प्रागैतिहासिक काल के महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उसके बारे में हम कल बात करेंगे। तब तक आप इन चित्रों का या फिर इस अध्याय का बड़ी गहनता से अध्ययन कीजिए। मैं आपसे कल प्रश्न भी पूछूंगा और फिर हम बातें करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप अध्ययन करते रहिए। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपने सभी साथियों को बताएं।